हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, पर वीडियो 30 क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम लोग 61 नंबर के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सीडीपी है, बाल विकास, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण क्या नहीं है? तो निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, और ऑप्शन डी है अपर्याप्त रोशनी। तो थकान का कारण नहीं है पूछा गया हमसे। अगर है पूछा जाता तो निरंतर कार्य करते रहना ये हमारा आंसर हो जाता, किंतु हमसे क्या पूछा गया है कि थकान का कारण नहीं है तो विश्राम आराम करते हुए कोई थकता नहीं है, इस वजह से थकान का कारण नहीं है विश्राम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, जीवन के अस्थिरता का, आराधना का, या भौतिकता का? तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो जीवन की अस्थिरता का। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग का निर्धारण होता है माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता पिता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में जब भ्रूण बनता है तो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, या संपूर्ण शरीर से? तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिर से। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जन्मोत्तर के या जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। जन्मोत्तर के बाद या जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है तो बाल्यावस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जन्म के बाद की दूसरी अवस्था पूछा गया है तो सबसे पहले गर्भावस्था, ये गर्भ वाली अवस्था है जब शिशु गर्भ में होता है। पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, और किशोरावस्था जो है यह तीसरी अवस्था है। तो जन्म के बाद या जन्मोत्तर विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है बाल्यावस्था, सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, या उपगल ग्रंथि का? तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना कौन से स्टेज में स्टार्ट होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 68 है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, सामाजिक बना देती है, आदर्शवादी, धार्मिक, या अव्यावहारिक? तो अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आदर्शवादी। 69 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। दुबले पतले व क्षीण शरीर वाले तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है, अपंग बालक कहा जाता है, पिछड़ा बालक, या नाजुक बालक? तो दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है नाजुक बालक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था में जो बच्चा होता है वह वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आनुवंशिक होती है, नैतिक होती है, शारीरिक होती है या सामाजिक होती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका एक बच्चे के सीखने में होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक उपयोग में लाता है, वह होता है सामाजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 72 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, किलफोर्ड के द्वारा या गार्डनर के द्वारा? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सामान्य विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, सी है मेधावी छात्रों के लक्ष्य से स्कूल खोलना और डी है बच्चों को उनकी जाति के आधार पर बांटना। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर में, परंपरागत स्तर में, उत्तर परंपरागत स्तर में और इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा नैतिक विकास का वह स्तर है जिसमें बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, जॉन डीवी ने या इवान पावलोव ने? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? बोलने में, सुनने में, पढ़ने में या चलने में? तो डिस्लेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो पढ़ने की कठिनाई से संबंधित जो विकार होता है उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है? तो किशोरावस्था को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ का क्या अर्थ है? रटकर याद करना है, बड़ों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता है, बार बार अभ्यास है या दंड देना है? तो पाठ का मतलब होता है स्कैफ फोल्डिंग, या इसी को ढांचा भी कहा जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ का अर्थ होता है बड़ों के द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है? बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है या सांख्यिकी विधि है? तो बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासात्मक विधि है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कोहलर के द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, पावलोव के द्वारा दी गई है या स्किनर के द्वारा दी गई है? तो सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए।
यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, शिक्षा मनोविज्ञान से या मीडिया मनोविज्ञान से। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही परीक्षण, जिसे RIT भी कहा जाता है, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट, किस प्रकार की विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव विधि है या प्रयोगात्मक विधि है? तो जो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण है वह प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता जो है वह किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से या अनुकरण से? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? JB वॉटसन है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या हल है? तो ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। स्किनर के द्वारा ही ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी है, अधिनायकीय है, सुविधादाता है या अनुमति परक है? तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधादाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास के मस्तकाधोमुखी सिफेलोकॉजल सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? बाल विकास के मस्तकाधोमुखी सिफेलोकॉजल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? तो पैर से सिर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो मस्तकाधोमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। सिफेलोकॉडल में विकास सिर से पैर की ओर होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास मध्य से बाहर की ओर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? पर्यावरण का केंद्र है, बालक का विश्व के बारे में स्वयं का दृष्टिकोण है, समाज के प्रति सोच है या उपरोक्त सभी? तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्र, जिसे ईगोसेंट्रिक कहा जाता है, वह क्या है? तो बालक का विश्व के बारे में स्वयं का दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या स्टर्नबर्ग ने? तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, खेल विधि प्ले वे मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? खेल विधि या प्ले वे मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? कुक, फ्रोबेल, मोंटेसरी या आर्मस्ट्रॉन्ग? तो खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रोबेल माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और कुक ने इसे लोकप्रिय बनाया था, पर जनक फ्रोबेल हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कुक ने इसे लोकप्रिय बनाया था, पर फ्रोबेल को जनक माना जाता है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1, 35:1, 30:1 या 25:1? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 30:1।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और ये सीडीपी का तीसरा वीडियो है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।